सुबह का वक्त था। सूरज धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर उठ रहा था। शहरों में लोग रोजमर्रा की तरह अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सुबह आम सुबहों जैसी नहीं थी। मुंबई के शिवाजी पार्क में जॉगिंग कर रहे लोगों ने देखा कि पक्षी एक अजीब तरह की आवाज में चिल्ला रहे थे। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उन्होंने गौर किया कि कबूतर, कौवे, तोते सब एक ही दिशा में उड़ रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हो रहे हों। दूसरी ओर दिल्ली के राजपथ पर गाड़ियों की आवाजाही चल रही थी, जब अचानक सड़कों पर आवारा कुत्तों के झुंड इकट्ठा होने लगे। पहले वे सिर्फ भौंक रहे थे, लेकिन फिर एकाएक उन्होंने हमला कर दिया। वे गाड़ियों के टायर चीरने लगे, राहगीरों पर झपटने लगे। ये देखकर पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन कुत्ते जरा भी नहीं डरे। इसी तरह की घटनाएं पूरे देश में होने लगी। गांवों में बैल अपने किसानों के खिलाफ हो गए। जंगलों में शेरों और बाघों ने शिकारी दलों पर हमला कर दिया। सबसे डरावनी खबर अमेज़न के जंगलों से आई। वहां के आदिवासी गांवों पर सैकड़ों की संख्या में बंदरों और सांपों ने हमला कर दिया था। ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में चूहों ने पूरे मेट्रो सिस्टम को ठप कर दिया। लाखों चूहे एक साथ ट्रेन की पटरियों पर दौड़ रहे थे, बिजली के तार कुतर रहे थे। फ्रांस के पेरिस में बिल्लियों ने दुकानों और रेस्तरां पर हमला कर दिया। अफ्रीका के जंगलों में हाथियों ने गांवों को रौंद डाला। सबसे खौफनाक घटना चीन में घटी। बीजिंग में ड्रैगन पार्क नाम की एक जगह थी, जहां हजारों पक्षी अचानक इकट्ठे हुए और आसमान को काला कर दिया। वे इंसानों पर झपटे और उनकी आंखें निकालने लगे। दुनिया भर में खौफ फैल चुका था। सरकारें समझ नहीं पा रही थीं कि ये अचानक क्या हो रहा है। वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक बदलाव मान रहे थे, जबकि कुछ धार्मिक नेता इसे कयामत की निशानी बता रहे थे। पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका था। हर जगह खून खराबा था। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में पुलिस और सेना की गाड़ियां जल रही थीं। लोगों के शव सड़कों पर पड़े थे। चूहों, कुत्तों और पक्षियों ने शहर को कब्रगाह बना दिया था। भारत में भी हालात बिगड़ते जा रहे थे। मुंबई में अचानक समुद्र से हजारों मगरमच्छ बाहर निकल आए और तट पर मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। दिल्ली में बंदरों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। संसद भवन के चारों तरफ हजारों बंदर पहरा दे रहे थे, जैसे वे इंसानों को सत्ता से बेदखल कर चुके हों। सरकारों ने कर्फ्यू लगा दिया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा था। जो भी बाहर निकलता जानवरों का शिकार बन जाता। सेना को मोर्चे पर भेजा गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई भी गोली या हथियार जानवरों पर असर नहीं कर रहा था। ऐसा लगता था कि वे किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हो रहे थे। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद मिश्रा, जो DRDO के एक वरिष्ठ शोधकर्ता थे, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश की। उन्हें एक अजीब बात पता चली। ये सब तब शुरू हुआ जब धरती के चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड में एक अजीब तरह की गड़बड़ी आई थी। नासा के वैज्ञानिकों ने भी एक हैरान करने वाली खोज की। पिछले कुछ महीनों से धरती के चारों ओर एक अजीब तरह की ऊर्जा तरंगे, एनर्जी वेव्स फैल रही थीं, जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा रही थीं, लेकिन जानवरों के दिमाग को प्रभावित कर रही थीं। डॉक्टर मिश्रा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और कहा, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये प्रकृति का बदलाव भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई और शक्ति है, कोई जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा सफेद पड़ गया। तो क्या हमें अब कुछ नहीं बचा सकता? उन्होंने चिंतित होकर पूछा। डॉक्टर मिश्रा ने जवाब दिया, शायद एक ही रास्ता बचा है, हमें उस ऊर्जा स्रोत को ढूंढकर नष्ट करना होगा। लेकिन सवाल था, क्या ये सच में किसी वैज्ञानिक कारण से हो रहा था या ये किसी रहस्यमयी शक्ति का खेल था? डॉक्टर अरविंद मिश्रा और उनकी टीम ने इस अनोखी ऊर्जा की जड़ तक पहुंचने का फैसला किया। नासा के सैटेलाइट से पता चला कि ये ऊर्जा तरंगे धरती के केंद्र से निकल रही थीं, विशेष रूप से हिमालय के गहरे इलाकों से। सरकार ने तुरंत एक विशेष टीम तैयार की, जिसमें भारतीय सेना के कमांडो, वैज्ञानिक और कुछ गुप्तचर एजेंसियों के सदस्य शामिल थे। इनका मिशन था हिमालय जाकर इस ऊर्जा स्रोत का पता लगाना और इसे नष्ट करना। टीम ने अपने अभियान की शुरुआत की। हेलीकॉप्टरों से वे बर्फीले पहाड़ों में उतरे और धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ने लगे जहां से रहस्यमयी ऊर्जा निकल रही थी। लेकिन जैसे ही वे हिमालय की एक गुफा के करीब पहुंचे, उन पर हजारों जंगली भेड़ियों ने हमला कर दिया। ये भेड़िए किसी सामान्य जानवर की तरह नहीं थे। उनकी आंखें जलती हुई नीली रोशनी से चमक रही थीं, जैसे वे किसी अज्ञात शक्ति के नियंत्रण में हों। सेना ने गोलीबारी शुरू की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी डॉक्टर मिश्रा ने गौर किया कि जैसे ही उन्होंने अपने हाथ की घड़ी, जो एक विशेष इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस थी, को चालू किया, भेड़िए पीछे हटने लगे। तो यही तरीका है, उन्होंने चिल्लाकर कहा। टीम ने तुरंत विशेष तरंगे उत्पन्न करने वाले यंत्रों को चालू किया, जिससे जानवर पीछे हट गए और वे गुफा के अंदर प्रवेश कर सके। गुफा के अंदर का नजारा अविश्वसनीय था। दीवारों पर हजारों साल पुराने शिलालेख खुदे थे, जिनमें एक चेतावनी दी गई थी, जब इंसान पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ देंगे, तब प्रकृति के रक्षक जाग उठेंगे। गुफा के केंद्र में एक विशाल चमकता हुआ क्रिस्टल था, जो रहस्यमयी ऊर्जा छोड़ रहा था। डॉक्टर मिश्रा ने समझ लिया कि यही वो स्रोत था जिससे जानवरों का दिमाग नियंत्रित हो रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल को छूने की कोशिश की, एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हें रुक जाना चाहिए, वरना तुम सबका अंत निश्चित है। पूरा गुफा कांपने लगा। तभी वहां एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। उसने कहा,
ये शक्ति हमारी धरती की आत्मा है। जब तक इंसान अपने लालच को नहीं छोड़ते तब तक जानवरों का ये प्रकोप जारी रहेगा। टीम के सदस्य घबरा गए। क्या ये सच में प्रकृति का बदला था या फिर कोई और बड़ा रहस्य छिपा था? डॉक्टर मिश्रा और उनकी टीम स्तब्ध खड़ी थी। साधु की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो हजारों सालों से इस जगह का रक्षक हो। आप कौन हैं? मिश्रा ने हिम्मत करके पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, मैं धरती का संरक्षक हूँ। यह क्रिस्टल प्रकृति की आत्मा है जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखता है, लेकिन इंसानों की लालच ने इसे क्रोधित कर दिया है। यही कारण है कि जानवरों ने इंसानों के खिलाफ बगावत कर दी। टीम के एक सदस्य ने घबराकर कहा, तो क्या हम सब खत्म हो जाएंगे? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, अब भी समय है। अगर इंसान अपने विनाशकारी कर्मों से पीछे हट जाएं, जंगलों को बचाएं, नदियों को शुद्ध करें और प्रकृति को सम्मान दें, तो ये शक्ति शांत हो जाएगी। अन्यथा ये पृथ्वी को इंसानों से मुक्त कर देगी। इस बीच दुनिया का हाल और खराब हो चुका था। न्यूयॉर्क पूरी तरह से चूहों और कौओं के कब्जे में था। टोक्यो में पानी के भीतर से विशालकाय ऑक्टोपस बाहर आ गए थे और जहाजों को डुबो रहे थे। भारत में ताजमहल के पास सैकड़ों हाथियों ने शहर में घुसकर तबाही मचानी शुरू कर दी थी। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर मिश्रा से संपर्क किया, डॉक्टर कोई उपाय निकालिए, हम पूरी दुनिया हार रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा ने जवाब दिया, हमें तुरंत एक वैश्विक घोषणा करनी होगी। सभी देशों को अपने जंगल बचाने का संकल्प लेना होगा, प्रदूषण रोकना होगा और धरती के साथ हुए अन्याय को ठीक करना होगा। यही एकमात्र तरीका है। प्रधानमंत्री और अन्य विश्व नेता इस संदेश को फैलाने लगे। सोशल मीडिया, टीवी और रेडियो पर यह प्रसारित किया गया कि अगर हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तो पृथ्वी हमें मिटा देगी। डॉक्टर मिश्रा ने साधु से पूछा, क्या हम इस क्रिस्टल को नष्ट कर सकते हैं? साधु ने सिर हिलाया, इसे नष्ट करना संभव नहीं, लेकिन यदि तुम लोग इसे शांत करने में सफल हो जाओ तो यह अपनी शक्तियों को समेट लेगा। डॉक्टर मिश्रा ने अपने वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके क्रिस्टल की ऊर्जा को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन तभी क्रिस्टल की चमक और तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे पूरी गुफा फटने वाली हो। साधु ने कहा, केवल एक तरीका है, अगर इंसान सच्चे मन से अपने अपराधों को स्वीकार कर लें और परिवर्तन का संकल्प लें तो क्रिस्टल शांत हो सकता है। इस संदेश के फैलते ही पूरी दुनिया में लोग इकट्ठा होने लगे। भारत में हजारों लोग सड़कों पर आ गए और नदियों की सफाई शुरू कर दी। ब्राजील में सरकार ने अमेजन के जंगलों की कटाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी। चीन ने कोयले के कारखाने बंद करने का फैसला लिया। धीरे धीरे धरती पर अजीब बदलाव होने लगे। दिल्ली में बंदरों का झुंड धीरे धीरे शांत होकर वापस जंगलों की ओर चला गया। मुंबई के समुद्र से आए मगरमच्छ वापस पानी में लौट गए। न्यूयॉर्क में चूहे अंडरग्राउंड सुरंगों में गायब होने लगे और फिर हिमालय में क्रिस्टल की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। साधु मुस्कुराए और बोले, इंसानों ने सही रास्ता चुन लिया है, लेकिन याद रखना, अगर फिर से लालच बढ़ा तो प्रकृति दोबारा प्रहार करेगी। डॉक्टर मिश्रा और उनकी टीम ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि यह एक नई शुरुआत थी, जहां इंसान और प्रकृति साथ साथ रह सकते थे बिना किसी युद्ध के।